नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 11 के इतिहास विषय के पाठ 9 औद्योगिक क्रांति इसके 8वें भाग को समझने जा रहे हैं। और आज हम इसमें पढ़ेंगे नहरें और रेलवे के बारे में। औद्योगिक क्रांति के दौरान सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए नहरें और रेलें बनाई गईं। इनका भरपूर प्रयोग किया गया। तो वो किस तरह हुआ उसी के बारे में आज हम जानेंगे। प्रारंभ में नहरें कोयले को शहरों तक ले जाने के लिए बनाई गई थीं। इसका कारण यह था कि कोयले को उसके परिमाण और भार के कारण सड़क मार्ग से ले जाने में समय बहुत अधिक लगता था और साथ ही खर्च भी बहुत अधिक आता था, जबकि उसे बाज़ार में भर कर लहरों के रास्ते ले जाना में समय और जो है खर्च वह भी कम आता था। तो इसीलिए बाज़ार में जो है ले जाने के लिए लहरों के रास्ते, इसमें बाज़ार में ले जाने के लिए बच्चों इसमें भर कर लिखा है ना, तो ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो बाज़ार में ले जाने के लिए जो नहरों के माध्यम से, नहरों में जो लहरें थी उनके रास्तों से जब ले जाया जाता था तो खर्च भी कम आता था और समय की भी बचत होती थी। औद्योगिक ऊर्जा के लिए और शहरों में घर गर्म करने के लिए और उनसे रोशनी करने के लिए कोयले की मांग बराबर बढ़ती जा रही थी। इंग्लैंड ने पहली बार जो है नहर बनी थी वह थी वर्सली कैनाल, जो कि बनी थी 1761 में और यह जेम्स ब्रैडली ने बनाई थी। तो 1761 में जेम्स ब्रैडली ने वर्सली कैनाल बनाई थी और जिसका प्रयोजन केवल यही था कि जिसके ज़रिए वर्सले, मतलब कि जो कि वर्सले एक स्थान है जो कि मैनचेस्टर के पास था, उसकी जो कोयले के भंडारों से जो कोयला है वह शहरों तक ले जाया जाए, इसलिए यह कैनाल बनाई थी। कैनाल मतलब नहर बनाई थी। और इस नहर के बन जाने के बाद कोयले की कीमत घटकर आधी हो गई थी। क्यों हो गई थी आधी? क्योंकि जो परिवहन में जो लागत थी वह घट गई थी और समय भी घट गया था। परिवहन का जो जहाँ से कोयला निकलता है वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचने में समय भी कम लगा रहा था और खर्च भी कम था, इसलिए कोयले की कीमत घटकर आधी रह गई थी। नहरें आमतौर पर बड़े बड़े जमींदारों द्वारा अपनी ज़मीनों पर स्थित खानों, खदानों या जंगलों के मूल्य को बढ़ाने के लिए बनाई जाती थी। तो जैसा कि आपको मालूम है कि जो रोड साइड में, बिल्कुल रोड के पास जो मकान होते हैं वो महंगे होते हैं और जो रोड के बिल्कुल थोड़ा दूर होते हैं वो सस्ते होते हैं। तो उसी प्रकार ये है कि नहरें उन्होंने बनवाई बड़े बड़े लोगों ने, और ताकि उनका जो खानों का, खदानों का और उनके जो जंगल थे उनका रेट बढ़ जाए, तो इसलिए उनका मूल्य बढ़ जाता था इससे। अब लहरों के जो थे आपस में, लहरें नहीं बच्चों ये नहरों हैं और टाइपिंग मिस्टेक है बच्चों, ये नहरों के आपस में जुड़ जाने से नए नए शहरों से बाज़ार बन गए। नए नए जो शहर हैं वो शहरों में बाज़ार बन गए, बड़े बड़े बाज़ार बन गए। शहरों में इतने बड़े बाज़ार नहीं हुआ करते थे। कई शहरों में, मतलब जब जो है ये नहरें आपस में बहुत ज़्यादा नहरों का जाल बिछ गया तो कई शहरों में बड़े बड़े बाज़ार बन गए। जैसे कि उदाहरण है कि बर्मिंघम शहर का विकास
केवल इसलिए तेज़ी से हुआ क्योंकि वह लंदन, ब्रिस्टल चैनल और मर्सी तथा हम्बर नदियों के साथ जुड़ने वाली नहर प्रणाली के मध्य स्थित था। तो कौन सा शहर जो था वह लंदन, ब्रिस्टल चैनल और मर्सी तथा हम्बर नदियों को एक साथ जोड़ने वाली नहर प्रणाली के मध्य स्थित था। कौन सा नगर था? बर्मिंघम नगर स्थित था वहाँ पर। आगे है बच्चों 1760 से 1790 में के बीच में जो फिर से बच्चों ये नहरें हैं, नहरों थी बनाने की 25 परियोजनाएं शुरू हुई, है ना। नहरें जो बनी उसकी 25 परियोजनाएं इस मध्य में शुरू हुई और 1788 से 1796 तक की नहरोन्माद के नाम से पुकारी जाने वाली जो अवधि थी, इसमें 46 परियोजनाएं हाथ में ली गई। मतलब 46 परियोजनाएं इस बीच शुरू की गईं और इसके बाद अगले 60 वर्षों में अनेक नहरें बनाई गईं जिनकी लंबाई कुल मिलाकर 4000 मील से भी अधिक थी। आगे चलते हैं बच्चों। पहला भाप से चलने वाला रेल का इंजन स्टीफेंसन का रॉकेट 1814 में बना। अब रेलगाड़ियाँ परिवहन का एक ऐसा नया साधन बन गई जो वर्ष भर उपलब्ध रहती थी, सस्ती और तेज़ भी चलती थीं और माल तथा यात्रियों दोनों को ढो सकती थी मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकती थी। इसलिए जो नहरें थीं उनका महत्व धीरे धीरे घट गया और रेलगाड़ियों का महत्व बढ़ता गया। इस साधन में एक साथ 2 आविष्कार सम्मिलित थे। पहला लोहे की पटरी जिसने 1760 के दशक में लकड़ी की पटरी का स्थान ले लिया। तो पहले लकड़ी की पटरी होती थी और अब लोहे की पटरी बन गई थी और इससे क्या होता था कि बहुत ज़्यादा भारी इंजन उस पर सरपट दौड़ सकते थे। अगला था दूसरा कि भाप के इंजन द्वारा इस लोहे की पटरी पर रेल के डिब्बों की खिंचाई आराम से हो सकती थी। अब जो रेलवे के आविष्कार के साथ औद्योगिकरण की संपूर्ण प्रक्रिया के दूसरे चरण में प्रवेश कर लिया, औद्योगिकरण का दूसरा युग प्रारंभ हो गया। 1801 में रिचर्ड ट्रेविथिक ने एक इंजन का निर्माण किया जिसे पफिंग डेविल यानी फुफकारने वाला दानव कहते थे। यह इंजन ट्रकों को कॉर्नवाल में उस खान के चारों ओर खींचकर ले जाता था जहां रिचर्ड काम करता था। ठीक है, ऊपर लिखा ना, बताया ना, ये 1801 में रिचर्ड ट्रेविथिक ने एक इंजन बनाया जिसे फुफकारने वाला दानव या पफिंग डेविल कहते थे। तो वो जहाँ पर काम करता था वहाँ पर वह इंजन पहुँच जाता था। तो 1814 में एक रेलवे इंजीनियर थे जिनका नाम था जॉर्ज स्टीफेंसन और ने एक रेल इंजन बनाया जिसे ब्लचर कहा जाता था। यह इंजन 30 टन भार 4 मील प्रति घंटे की रफ्तार से एक पहाड़ी पर ले जा सकता था। तो पहाड़ी क्षेत्र में यह इंजन दौड़ सकता था। तो इससे पहले क्या था, मैदानी क्षेत्र में ही कोई भी रेलवे पटरी भी स्थित थी और बिछाई जाती थी
और उसके साथ ही रेल वहाँ पर ही चल सकती थी। लेकिन यह जो इंजन था वह पहाड़ों में भी दौड़ सकता था। सर्वप्रथम 1825 में स्टोकटन और डर्लिंगटन, दो शहर हैं, स्टोकटन और डार्लिंगटन शहर, ठीक है। और इन शहरों के बीच 9 मील लंबा रेल मार्ग 24 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब अगर इस किलोमीटर को मील में बदलेंगे तो 24 किलोमीटर हो जाएगा 15 मील प्रति घंटा। इसकी रफ्तार से 2 घंटे में रेल द्वारा तय कर सकता था। किन किन शहरों के बीच? स्टॉकटन और डार्लिंगटन जो शहर थे उन दोनों के बीच की दूरी जो है 9 मील का लंबा रास्ता था, जो कि 2 घंटे में पूरा हो जाता था। अब जो है इसके बाद 1830 में लिवरपूल और मैनचेस्टर को आपस में रेल मार्ग से जोड़ा गया। दोनों ही बहुत बड़े औद्योगिक क्षेत्र थे, तो इन्हें आपस में रेल मार्ग से जोड़ा गया। 20 वर्षों के बाद रेल का 30 से 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ना एक आम बात हो गई। आगे बच्चों, 1830 के दशक में नहरों के रास्ते परिवहन में अनेक समस्याएं आईं। जैसा कि बताया था कि नहरों का जाल बिछ गया था, तो उसमें कौन कौन सी समस्याएं आई कि नहरों के कुछ हिस्सों में जलपोतों की भीड़ भाड़ होने के कारण परिवहन की रफ्तार धीमी पड़ गई, क्योंकि नहरें तो चौड़ी इतनी नहीं थी, तो परिवहन के लिए जलपोत बहुत ज़्यादा हो गए। तो जो जिस गति से वो पहले चलती थी अब नहीं चलने लगी, क्योंकि ट्रैफिक जाम हो जाता था, है ना, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ बढ़ गई थी जलपोतों की। और पाले, बाढ़ तथा सूखे के कारण उनका इस्तेमाल जो है का जो समय था वह भी सीमित हो गया था। लिमिटेड समय में ही इनका प्रयोग कर सकते थे, पूरे वर्ष भर इनका प्रयोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसमें पाला पड़ जाता था या फिर बाढ़ आ जाती थी या फिर वो पानी सूख जाता था। जब रेल मार्ग ही परिवहन का सुविधाजनक विकल्प अब जो था रेल मार्ग ही परिवहन का सुविधाजनक विकल्प दिखाई देने लगा, है ना। दूसरा ऑप्शन उनके पास था रेल मार्ग, तो रेल मार्ग का वे भरपूर उपयोग करने लगे। 1830 से 1850 के बीच ब्रिटेन में रेल पथ कुल मिलाकर 2 चरणों में लगभग 6000 मील लंबा हो गया। तो इस प्रकार 6000 मील लंबा रेलवे मार्ग ब्रिटेन में हो गया। 1833 से 1837 में छोटे रेलोन्माद के दौरान 1400 मील लंबी रेल लाइन बनी और 1844 से 1847 के बड़े रेल उन्माद के दौरान फिर 9500 मील लंबी रेल लाइन बनाने की मंजूरी दी गई। इस संपूर्ण कार्य में कोयले और लोहे का भारी मात्रा में उपयोग किया गया। बड़ी संख्या में लोगों को काम पर लगाया गया और निर्माण तथा लोक कार्य औद्योगिक के क्रियाकलापों में तेजी लाई गई। तो इस प्रकार लोगों को रोजगार मिला, लोक कल्याणकारी कार्य हुए। तो इस प्रकार अब 1850 तक आते आते अधिकांश इंग्लैंड रेल मार्ग से जुड़ गया। तो इस प्रकार बच्चों यह भाग थोड़ा लंबा था, लेकिन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, रेलों के बारे में भी और नहरों के बारे में भी।
अब हम होमवर्क देख लेते हैं। आज का होमवर्क है, आज जो मैंने आपको पढ़ाया उसके 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाने हैं। 1 वर्ड आंसर, 1 लाइन आंसर, रिक्त स्थान, मिलान, सही गलत, चॉइस आपकी है। आपको 10 प्रश्न और उनके उत्तर लिखने हैं। और बच्चों, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहर और रेलवे परिवहन की सापेक्षिक जो लाभ है क्या है, ये लिखना है। नहरें और रेलवे परिवहन की जो सापेक्षिक लाभ है उसके बारे में आपको लिखना है। इन दोनों के लाभ लिखने हैं। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि आप किसे बेहतर मानते हैं, आपको किसके लाभ अधिक दिखते हैं, नहरों के लाभ अधिक दिखते हैं या रेलवे के। तो इस प्रकार नहरें हैं बच्चों, ये नहर और रेलवे के जो परिवहन व्यवस्था जिसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा, दोनों के लाभ लिखेंगे आप पहले। फिर उसके बाद में तीसरे पैराग्राफ में बताएंगे कि आप जो है रेलवे परिवहन नहरों की ज़्यादा बेहतर है या फिर नहर परिवहन रेल परिवहन से बेहतर है। तो ये आप लिखेंगे अपना मनन करके, एक बार फिर से सुन के। आज का भाग बच्चों समाप्त हुआ। अगले भाग में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।